आप सभी श्रोता मित्रों को हार्दिक नमस्कार। प्रस्तुत है आर्या झा जी द्वारा लिखित कहानी सदा सुहागन। मेरी विदिशा दी जाने माने ख़ानदान की बड़ी बेटी थी, पर पता नहीं क्यों छोटी उम्र में ब्याह दी गई। माता पिता के विवाह के 11 वर्षों के बाद भी कोई औलाद नहीं हुई। कई मंदिरों, मस्जिदों और गुरुद्वारे में माथा टेकने के बाद अलग लाभ के रूप में वो आई थीं। उनमें उनके पिता की जान बसती थी। उनके पिता को एक अच्छा रिश्ता मिला तो 12वीं में ही चट मंगनी पट ब्याह संपन्न करा दिया। शायद सभी जिम्मेदारियों का निर्वाह करने की शीघ्रता में उनका नंबर जल्दी आ गया था। मुझे हमारी आखिरी मुलाकात अच्छी तरह याद है। लाल बनारसी साड़ी में सजी धजी एक चंचल हिरणी सी विदिशा दी और उनका हाथ थामे बैठे हुए जीजाजी। ज़रा सी पकड़ ढीली होती तो फिर से हॉस्टल के 4 चक्कर लगा आती, क्योंकि उन्हें भी पता था कि ये सुनहरे दिन फिर ना आ पाएंगे। जीजाजी के सामने खड़ी हम 2 दर्जन सालियाँ उनसे गाना सुनाने की जिद कर बैठी। उन्होंने एक बार अपनी सहचरी की ओर देखा, जो धवल दंत पंक्तियाँ दिखाती हुई हमसे बातें करने में मशगूल थी। फिर गाना शुरू किया। बड़े अच्छे लगते हैं ये धरती, ये नदियाँ, ये रहना और तुम। जोड़ी बहुत प्यारी थी, बिल्कुल बालिका वधू के नायक नायिका दिख रहे थे। फिर उन्होंने हॉस्टल छोड़ दिया तो उनसे मिलना भी नहीं हो सका। फेसबुक में उनकी मैं फ्रेंड रिक्वेस्ट आई तो मैं देखते ही पहचान गई। कितना ओजमयी चेहरा और आत्मविश्वास से भरी आंखें। प्यारी तो पहले भी बहुत थी, अब लावण्य के साथ गरिमा ने व्यक्तित्व में 4 चांद लगा दिया था। नाम के साथ डॉक्टर लग गया था, डॉक्टर विदिशा मिश्रा। वारी वजनदार। मैंने उन्हें कमेंट दिया। उधर से उनका जवाब आया, संडे को क्या कर रही हो? मैंने कहा खाली हूँ, मिलने आ जाओ, सैटरडे शाम की टिकट्स बुक करती हूँ। बस ऐसी ही थी हमेशा से, बहुत प्यार करने वाली और अपने अधिकारों को न छोड़ने वाली। जैसे हक से मुझे बुला लिया। घर आलीशान था, पर उनका कमरा 20 साल पुराने स्टाइल में सजा सा दिखा। दीवार पर जीजाजी की तस्वीर, उस पर हार लगा था। मैं तो स्तब्ध थी, पर वो हंसे जा रही थी। गले ना लगाओगी? तुरंत ही उन्होंने टोका। अब मैं बस विदिशा नहीं बल्कि विदिशा आदित्य मिश्रा हूँ। तुम विशु दी के साथ जीजू से भी गले मिल रही हो। तो जीजा जी के का नाम अपने नाम के साथ जोड़ लिया ना? ऐसा नहीं, वो मुझ में समा चुके हैं, कहकर जोरदार ठाका लगाया उन्होंने। कैसे दी? कब हुआ ये? मैं शर्मा कर झट से अलग हो गई। नजरें तस्वीर पर टिकी थीं। बहुत कुछ बताना है तुझे, पर पहले हॉस्टल वाली मैगी और कॉफ़ी हो जाए। मैंने हाँ में सिर हिलाया और खुद को संयत करने की निरंतर कोशिश किए जा रही थी। उन्होंने वहीं से शुरू किया। मुझे आदित्य ने हमेशा बच्ची की ही तरह समझा, जब तक कि मैं 20 की ना हो गई। कहते थे टीन हो अभी, बड़ी हो जाओ तो फिर बताऊंगा। 2 साल तक हम दोनों एक ही छत के नीचे मित्रवत रहे। किशोरी पत्नी और युवा पति नज़रों से एक दूसरे से बंधे थे। इन्होंने कॉलेज लेक्चरशिप ज्वाइन कर रखा था, मेरा भी एडमिशन करा दिया था। दिन कॉलेज में कट जाता और रातें आँखों में। वह सोफे पर लेटते, मैं पलंग पर। आदित्य ने ड्रेसिंग टेबल के शीशे का एंगल कुछ यूं व्यवस्थित किया था कि मैं उन्हें नजर आती रहती। ये बताते हुए उनके चेहरे की लाली, उनकी आंखों की हया उन दोनों की बेपनाह मोहब्बत का पुख्ता सबूत दे रही थी। आदित्य ने मेरा इंतज़ार किया। मुझे खिलता खेलता देखकर मोहित होते, पर नाजुक कली समझकर हमेशा सहेजना चाहते थे। उन्हें पता था कि वो मुझे किसी भी क्षण हासिल कर सकते थे, पर प्यार का वह एहसास हमेशा के लिए मर जाता जो धीरे धीरे परवान चढ़ रहा था।
मेरा ग्रेजुएशन पूरा हो गया तब एक दिन उन्होंने कहा, एक अनुरोध मानोगी? क्या? मेरी ओर कभी पीठ मत करना। क्यों? बस यूं ही। उन्होंने मुझे अपनी आंखों के सामने रखा और उन्हें यही अच्छा लगता था। दीदी ने बताया। हाउ रोमांटिक, मेरे मुंह से निकला। रोमांस ही रोमांस। बहुत प्यार और धैर्य के साथ वह करीब आए। उन्होंने आगे बताया, इसके बाद तो हमने तमाम उम्र गुजार ली इन 20 सालों में। इस बीच 2 बेटों की माँ बनी। अच्छे बुरे सभी उतार चढ़ाव को हमने साथ देख लिया था। उन्होंने एक दिन अपने हाथों में मेरा हाथ लेकर यही कहा था, मुझे पूरा विश्वास है कि मैं बच्चों का और अपना ख्याल रख सकूंगी। पता नहीं क्या हुआ था उन्हें। चेहरे पर एक दाना था जो शेविंग के समय कट गया था। घर में ही जेठानी डॉक्टर थी। उन्होंने परीक्षण कर कहा, सब ठीक है। हमने विश्वास कर लिया। वह घर वालों पर विश्वास करने वाले सरल हृदयी थे। छोटी जगहों में तो अब भी मेडिकल सुविधाओं का अभाव है, पर ज़रा भी अंदेशा होता तो बड़े अस्पताल लेकर जाती। जब तक मैं समझ पाए उन्हें शहर के अस्पताल में भर्ती कराया। उनका घाव कैंसर बन फैल चुका था। वो दर्द सह रहे थे। मैं उन्हें तकलीफ उठाती बस देख रही थी। अस्पताल के डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था, उनके कैंसर की अंतिम अवस्था थी। उन्होंने मुझसे एक दिन एक पेपर पेन मांगा और जब वह बोलने में भी स्वयं को अक्षम पा रहे थे, तब ये लिख कर अनुरोध किया कि मेरे बच्चों को पढ़ाई पूरी करा देना। मैंने पढ़ा और आंखों से ही उन्हें निश्चिंत किया। उन्हें पता था उनका आदेश मेरे लिए ब्रह्म वाक्य था। शब्दहीन थी मैं। मेरे आदित्य, जिनसे मेरे जीवन के हर तार जुड़े थे, वह किसी भी क्षण मेरा हाथ छोड़कर जाने वाले थे। मेरी आंखों के सामने उन्होंने अंतिम सांसें ली। उनके जाते ही घर वालों के व्यवहार पूरी तरह बदल गए थे। मैं वहीं रहना चाहती थी। आखिर 20 वर्ष उसी छत के नीचे काटा था, पर मायके वाले साथ लेकर आ गए थे। पहले 6 माह का तो मुझे होश ही नहीं। एक ही सांस में बोलती गई। कब सोती जागती कुछ याद नहीं। शायद जीने की इच्छा ही समाप्त हो गई थी। फिर एक दिन मेरे छोटे बेटे ने कहा, माँ तुम भी क्यों न मर गई पापा के साथ। वो बात सीधे कलेजे में लगी। उसने ठीक ही तो कहा था। तभी मैंने सोचा, मरी तो गई हूँ, मैं तो जीते जी मर गई हूँ। ना खुद का होश न बच्चों की खबर, ऐसे कैसे चलेगा। मैं पति से किया गया वादा कैसे भूल सकती हूँ। मैंने बच्चों का ख्याल रखने का वादा किया था उनसे। मुझे स्वयं को संभालना होगा। एक झटके से उठी और आदित्य की पुरानी सभी चिट्ठियाँ निकाली जो मायके की अलमारी में मेरी धरोहरों के साथ सुरक्षित थीं। उन्हें पढ़ा, ताकत बटोरा और ससुराल आने का फैसला लिया। मैंने वादा किया कि आदित्य से मैं दोनों बेटों को बड़ा आदमी बनाऊंगी और अब पति के सपनों को उड़ान देने का समय आ गया था। मार्ग में रोड़े ही रोड़े थे, पर मुझे भी जिद थी। जाने किस ताकत पर अपनी लड़ाई लड़ती गई। शायद उद्देश्य का होना बहुत ज़रूरी है जीने के लिए। मेरे उद्देश्य मेरे सामने थे, मेरे पति का सपना और मेरे बच्चे। मुझे वापस घर में सेटल होने के सभी विरुद्ध थे। सास नहीं थी, उन्हें तो एक बार दिवंगत पुत्र के परिवार का मोह हो भी सकता था, पर 2 बोल मीठे बोलने वाला एक भी अपना न था। जेठ जी सबसे सुदृढ़ थे। घर की अथाह संपत्ति को अपनी मन मर्जी से चलाने वाले को एक अन्य उत्तराधिकारी कहाँ भाता है। उन्हें देखा तो उनकी कई बातें याद आती गईं, जो वापस मुझे खड़े होने में प्रेरक साबित हुई थी। पति की चिता जब जल रही थी तो जेठ जी के शब्द, अब ये बच्चे कैसे पलते बढ़ते हैं मैं देखता हूँ। उनकी यह ललकार मैं कभी भूल न पाई थी। अगर वो शब्द कानों में न गूंजते तो शायद मैं मजबूत न हो पाती। यही वो 2 बातें थीं जिसने उन्हें शौक से बाहर निकाला। अब जन्मस्थली से कर्म भूमि का सफ़र तय करना था। माँ से विदा लेते समय कहा कि सदा सुहागन का आशीर्वाद दो माँ, वो मुझ में हैं, कहीं गए नहीं हैं।
मैं अर्धांगिनी उनसे पूर्ण होकर तुमसे आशीर्वाद मांगती हूँ। भरी हुई आंखों और मुस्कुराते होठों से उन्होंने ये बताया। अपनी कामयाबी के सफ़र की शुरुआत कुछ ऐसे की। उन्होंने बच्चों को हॉस्टल भेज दिया और खुद ससुराल आ गई। बस पति की किताबें और इस कमरे की दीवारें। पहले तो खुद को यहीं कैद कर लिया था। खाली वक्त ना कटने लगा तो कॉलेज ज्वाइन कर लिया था। उन्हें वहीं वहीं ढूंढा जहाँ जहाँ जाते देखती थी। उनका ही विषय और उन्हीं किताबों में डूबकर एक शांति महसूस करने लगी थी। पोस्ट ग्रेजुएशन में भी अच्छे नंबरों से पास हो गई। उनके ही कॉलेज में उनकी जगह नियुक्ति प्राप्त की। साथ ही साथ पीएचडी भी कर लिया। अपनी आर्थिक आत्मनिर्भरता के लिए हर कोशिश की। स्वावलंबी हो चुकी थी। आदित्य के सपनों को साकार करने में अपने जीवन को लगाया। हर कोने में बसी यादें, उनसे किए गए वादे, इन सब को जीने का आधार बनाया। पूरा कमरा बिना किसी फेरबदल के ज्यों का त्यों सहेज रखा था। वह बताती गई और मैं बस उन्हें सुनती गई। आखिरकार पूछ बैठी, क्या है विदिशा दी, ये प्यार, इश्क या मोहब्बत? मोहब्बत, उनका जवाब था। ये कहते हुए जो अलौकिक मुस्कान उनके चेहरे पर थी, यह देख मैं आश्वस्त हो गई थी कि उन्होंने अपनी जंग जीत ली है। वह कोई अबला नारी नहीं, बल्कि शक्ति का वह पुंज है जिनसे थोड़ी देर बात करके कोई भी प्रेरित हो सकता है। तो यह थी कहानी सदा सुहागन। सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद।